नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। देश की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। देश की तकरार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश चुनाव में मैराथन बैठकें और मैराथन दौरे इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि चुनावी तैयारियां और एक लेवल आगे बढ़ चुकी हैं। चुनाव से पहले ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो 2023 के दंगल में जीत को और मजबूत करें। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा मॉनसून की तरह आया है। इससे कहीं कहीं मौसम सुहाना हुआ तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बनती दिख रही है। पीएम मोदी ने 2023 के चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया, चुनावी हुंकार भरी, 2024 का एजेंडा सेट किया और मध्य प्रदेश से जो फीडबैक मिला उसके बाद से मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी देर रात लंबी बैठक हुई, जिसके बाद संगठनात्मक और चुनावी कसावट की तैयारी दिख रही है। पीएम मोदी ने अपने संवाद में भी इसकी ओर इशारा किया था। 9 साल हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उस पर कैसे कार्यक्रम हुए, इसकी समीक्षा क्या है। कई राज्यों में चुनाव होना है, पिछली बार जो चुनाव हुए उनकी समीक्षा, ऐसे कई सारे काम हमारे संगठन के रहते हैं, इसलिए लगातार मिलते जुलते रहते। लेकिन बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि केवल चुनाव ही है या किसी राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया का हिस्सा है और लोकतांत्रिक तरीके से वो इस निर्णय की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। मैराथन बैठकों के अलावा बीजेपी दिग्गजों के मैराथन दौरे भी जारी हैं। शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन में हुंकार भरेंगे तो 1 जुलाई को शहडोल में पीएम मोदी आदिवासी वोट बैंक को साधेंगे। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। राहुल प्रियंका समेत अध्यक्ष खड़गे का जल्द ही एमपी दौरा होगा तो पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनावी रणनीति और बदलावों को लेकर दिल्ली में हाईकमान से मंथन कर रहे हैं। पार्टियों की जो दिल्ली में बैठकें चल रही हैं वो चुनाव की आगामी रणनीति की तैयारियों के संदर्भ में। कांग्रेस पार्टी चूंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में संगठनात्मक संरचना को सेक्टर से नीचे अब बूथ पर ले जा चुकी है, इसलिए उसको किस तरह से उसका संयोजन समन्वय करना है और केंद्र की हमारी जो राष्ट्रीय समिति है उसका क्या निर्देश है, उसके अनुरूप आगामी 4 महीने में कांग्रेस धमाल मचाएगी। कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटों को लेकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में लौट रही है। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फीडबैक और एक्शन के फॉर्मूले पर चलती नजर आ रही है, जो इस ओर इशारा करती है कि जल्द ही दोनों दलों में बड़े बदलाव देखने मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पीएम मोदी बुधवार देर रात था उन्होंने बैठक बुलाई है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार और संगठन में बदलाव हो सकते हैं। और सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन और सरकार में बड़े फेरबदल को लेकर चर्चा भी की गई है। भोपाल में हुई बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में पीएम मोदी के भाषण के बाद ही ये साफ हो गया था कि बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 के विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार और संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार देर रात अपने आवास पर एक बैठक बुलाई थी। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी एक बार फिर लोकसभा के साथ साथ राज्यों के चुनावों में भी प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। जो पार्टी की रणनीति ये है कि चुनाव में
ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दा उनका है, जो भाजपा के पक्ष वाले जो मुद्दे हैं, जो यूसीसी की बात हो रही है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार या विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो हो सकता है कि बैठक में उसकी भी कोई रणनीति तैयार हुई हो। हालांकि बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया, लेकिन इस बैठक में सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल पर बात हुई। चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान और तेलंगाना में भी बड़े बदलावों की संभावना जताई जा रही है। इन 4 राज्यों में केवल मध्य प्रदेश में ही भाजपा का शासन है और राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर बीजेपी यहां सत्ता पर काबिज होना चाहती है। हो सकता है कि इन राज्यों में से कुछ लोगों को सरकार में लाया जाए और कुछ मंत्रियों को बेहतर कामकाज के लिए संगठन में भी भेजा जा सकता है। इन बदलावों को जुलाई में मॉनसून सत्र के पहले अमली जामा पहनाया जा सकता है। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है, जिसके 10 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। अगले सप्ताह तक जो चुनाव की रणनीति के हिसाब से पार्टी को लगेगा कि यदि इसमें कुछ बदलाव आवश्यक है नेतृत्व में, तो होगा, अन्यथा ये ऐसी स्टेज पर है पूरी सारे राजनीतिक दल कि चुनाव बहुत दूर नहीं है। पहले कर्नाटक चुनावों में मिली हार और उसके बाद विपक्षी दलों की बैठक आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस जिस तरह से कई राज्यों में मुफ्त चुनावी रेवड़ियों का वादा कर रही है, बीजेपी उसकी भी काट खोजना चाहती है। इसीलिए पार्टी में ये तमाम कवायदें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि हम विकास और प्रगति के लिए संकल्पित हैं, जबकि दूसरे दल कुर्सी पाने और अपने परिवार को स्थापित करने की मुहिम में जुटे हैं। अब जनता को यह निर्णय लेना है कि उनका एक वोट कांग्रेस के परिवार और भ्रष्टाचार का वोट होगा या फिर बीजेपी के लिए विकास का वोट होगा। संकल्पित हैं विकास के लिए और प्रगति के लिए, और बाकी दल जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा संकल्पित हैं कुर्सी पकड़ने के लिए और अपने परिवार को स्थापित करने के लिए। अब यही निर्णय मध्य प्रदेश की जनता को भी लेना है। एक वोट कांग्रेस के लिए परिवार का वोट होगा, भ्रष्टाचार का वोट होगा, और एक वोट बीजेपी के लिए आपके परिवार के जन जन के विकास के लिए संकल्पित वोट होगा। तो वहीं सिंधिया के इस बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता 18 साल के बीजेपी शासन को अच्छी तरह से समझ चुकी है। राजनीति में इतनी जल्दी बदलते हुए किसी को नहीं देखा गया जितनी जल्दी सिंधिया जी बदले हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने भी 19-20 साल भारतीय जनता पार्टी के विकास से अवगत हो चुकी है। 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले तक, 2-2.5 साल पहले तक यही सिंधिया जी कांग्रेस के विकास की बात करते थे, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए भाजपा में गए। अब बात करेंगे शिक्षा, सावरकर और सियासत की। मध्य प्रदेश के स्कूलों में वीर सावरकर का पाठ पढ़ाया जाएगा और यह कहना है प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। अब उनके इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। आजादी के तत्काल बाद भारत के उन सभी क्रांतिकारियों, भारत के उन सभी महापुरुषों जिन्होंने देश के लिए काम किया है और भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उस समय के जो लोग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया, धरती के लिए काम किया और आदर्श स्थापित किया है, ऐसे सभी लोगों का इतिहास किताबों में होना चाहिए था। और इस तरह शुरू हुआ मध्य प्रदेश की सियासत का नया अध्याय। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही वीर सावरकर की जीवनी को स्कूली सिलेबस में शामिल करने की बात कह रही है। मंत्री परमार ने कहा कि उनके योगदान को सही सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस ने सावरकर की बजाय आक्रांताओं को सिलेबस में जगह दी। इस फैसले का सत्ता और संगठन के बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। मैं शिक्षा मंत्री जी के इस बयान का सम्मान करता हूं कि जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने इस देश के लिए, आजादी के लिए कोल्हू में चक्की पीसी है,
जिन पर इन्हीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले लोगों ने, अंग्रेजों से लेकर के कांग्रेस के नेतृत्व ने जिन पर प्रताड़नाएं दी, ऐसे क्रांतिकारी वीर को अगर पढ़ाया जाता है तो क्या गलत है? मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। चुनाव से ऐन पहले सावरकर को सिलेबस में शामिल करना कांग्रेस को नागवार गुजरा। आरिफ मसूद ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सावरकर फ्रीडम फाइटर थे ही नहीं। कांग्रेस विधायक ने सावरकर को सिलेबस में शामिल करने को शर्मनाक बताया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि किस उद्देश्य से पढ़वाना चाहते हैं। फिर पढ़वाएंगे तो हम बच्चों को बार बार ये बताएंगे उस पर स्पष्ट कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बार बार अंग्रेज से माफ़ी मांग ली। इनकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से कैसे कर दी जाएगी? इनकी तुलना बाबा साहब अम्बेडकर से कैसे कर दी जाएगी? मौलाना आज़ाद से कैसे कर दी जाएगी? शौकत अली से कैसे कर दी जाएगी? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी से कैसे कर दी जाएगी, जिन्होंने अपनी जवानियाँ निछावर कर दी देश को आज़ाद कराने के लिए? इनकी तुलना सावरकर से कैसे हो जाएगी? बेजा है सिर्फ चुनावी स्टैंड और कुछ भी नहीं। हमने सारी चीज़ें पढ़ाई। कांग्रेस ने हमेशा सारी चीज़ें रखी, कुछ कमी रही तो उसको बदलाव किया गया, लेकिन सावरकर की तुलना इससे नहीं हो सकती। ये कल भी स्पष्ट था और आज भी स्पष्ट है। बीजेपी के पास कुछ है नहीं। सियासत को इस अध्याय से नई इबारत लिखने का मौका मिल गया, लेकिन स्कूल के मासूमों को इतिहास के इस चैप्टर से क्या सीखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में पहली बार डिप्टी सीएम का पद बना। सरगुजा के महाराज प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बने और उसके बाद सियासत का एक नया दौर शुरू हो गया। बीजेपी इसे 60 दिन का पद बता रही है तो जय वीरू की जोड़ी का जिक्र भी सामने आने लगा है। इस एक्शन का रिएक्शन चुनाव में क्या होगा, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। छत्तीसगढ़ में एकजुटता का मंत्र इतना जल्दी कमाल दिखाएगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम की स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई और बुधवार देर रात को प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बने सरगुजा के महाराज टीएस सिंहदेव। गुरुवार सुबह डिप्टी सीएम सिंहदेव और शैलजा रायपुर पहुंचे। उसके बाद बूथ चलो अभियान में भी साथ नजर आए। टीएस बाबा ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने और अपनी भूमिका पर बात रखी तो सीएम भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा ने इस फैसले को पार्टी के लिए फायदेमंद बताया। डायरेक्ट डिप्टी सीएम को कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। एक प्रोटोकॉल मिलता है, एक पद नाम मिलता है कि आप डिप्टी सीएम हैं। जिम्मेदारी तो मंत्री के रूप के जो विभागों की है वही प्रमुख रहती है और उसके अतिरिक्त बड़ी जिम्मेदारी ये महसूस होती है कि एक भाई के रूप में सबको साथ लेके चलना। हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिला के हैं, ब्लॉक के हैं, पोलिंग बूथ के हैं, पंचायती राज प्रतिनिधि हैं, नगरीय निकाय के प्रतिनिधि हैं। बहुत बड़ा परिवार कांग्रेस का है, तो जिम्मेदारी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेके चलना। टीएस सिंहदेव जी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं और ये जो हाईकमान का निर्देश जो हुआ है इससे निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल जी ने टीएस सिंहदेव जी को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया है, उसके लिए उनको बधाई देना चाहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि पूरी टीम मिलकर काम करेगी और कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में जय वीरू की जोड़ी ने न सिर्फ 2018 में बम्पर बहुमत से कांग्रेस को जीत दिलाई, बल्कि 15 साल की रमन सरकार को महज 15 सीटों पर ला खड़ा किया। 15 साल की रमन सरकार के बाद 2018 में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई। सीएम पद की खींचतान और 2.5 साल की अटकलों के बाद अब चुनाव से ऐन पहले सिंहदेव डिप्टी सीएम बने तो बीजेपी ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे झुंझुना बताते हुए टीएस बाबा को महज 60 दिन का डिप्टी सीएम बताया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है।
चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के इस बड़े फैसले से सत्ता और संगठन को कितना लाभ होगा, सरगुजा के सियासी समीकरणों को साधने में टीएस सिंहदेव कितने सफल होंगे, ये सारी बातें अगले कुछ महीनों में साफ होंगी। हालांकि ये मैसेज जरूर क्लियर है कि चुनाव में भूपेश बघेल चेहरा जरूर होंगे, लेकिन चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। 70 साल के सिंहदेव की सक्रियता उन्हें राजनीति का माहिर खिलाड़ी बनाती है। न केवल वो राजनीतिक जीवन में सक्रिय है, बल्कि निजी जीवन भी उनका जिंदा दिली से बीता है। जब उन्हें नई जिम्मेदारी से नवाजा गया था, तो उनका ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो ये बताता है कि जोश और जज्बे की उनमें कमी नहीं है। बेशक बाबा का ये वीडियो पुराना है, मकसद आपको ये वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि यहां मकसद बाबा के जोश से आपको रूबरू कराना है। 70 साल की उम्र में सिंहदेव की ये सक्रियता और जिंदा दिली हर किसी को हैरान करती है, और ऐसा ही जुझारूपन राजनीति में भी है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम के पद से नवाजा है। जैसे ही उनके डिप्टी सीएम बनने का ऐलान हुआ, तो सियासी गलियारों में ये वीडियो फिर से वायरल हो गया। टीएस सिंहदेव 2018 की जीत के नायकों में शामिल है। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी ने जय और वीरू की तरह शानदार लड़ाई लड़ी और कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा दिया। सिंहदेव के सीएम बनने की चर्चा भी रही, लेकिन बाजी भूपेश बघेल मार गए। अब ये जय वीरू की जोड़ी एक बार फिर मैदान में होगी और 2023 की जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगी। 2018 से लेकर अब तक ये जोड़ी चर्चा में है, और आज सिंहदेव ने भी मजाकिया अंदाज में बता दिया कि इस जोड़ी में जय कौन है और वीरू कौन। मैं लंबा हूं तो अमिताभ बच्चन टाइप, स्मार्ट हैंडसम हमारे धर्मेंद्र, बलिदान तो फिर अमिताभ बच्चन को देना पड़ा। इसमें दोनों जिंदा है। टीएस सिंहदेव की सक्रियता और सीएम भूपेश बघेल का जोश ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ताकत है। 2018 में दोनों ने जय और वीरू की जोड़ी के तौर पर काम किया, तो अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर मैदान में होंगे और सियासत की नई परिभाषा लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कांग्रेस में आने के बाद नंदकुमार साय को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें CSIDC का अध्यक्ष बनाया गया है। साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। देखिए पूरी। छत्तीसगढ़ बीजेपी से 4 दशकों का नाता तोड़कर कांग्रेस में आए नंदकुमार साय के पद के इंतजार की घड़ियां गुरुवार को खत्म हो गई। साय को राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। सीएम भूपेश ने उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दी और घर पहुंचकर साय का मुंह भी मीठा कराया। लेकिन साय की नियुक्ति के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि साय सिर्फ निगम मंडल के अध्यक्ष बनने से ही संतुष्ट हो गए, वो दायित्व भी उन्हें सिर्फ कुछ महीने के लिए मिला है। अब जो आदमी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में 130 करोड़ में एक ही पद है, वो दिया जाता था। अब उनको
किसी निगम मंडल के अदने से पद में संतुष्टि हो रही है तो मुझे लगता है उनको मुबारक हो, बधाई हो। वहीं नई जिम्मेदारी को लेकर नंद कुमार साय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके बयान में बीजेपी के तंज का जवाब भी छिपा है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि छोटा हो गया, बड़ा हो गया, आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। संतुष्टि असंतुष्टि का विषय भी नहीं है, छोटा और बड़ा का विषय नहीं है। मेरे लिए तो भारी है। मैं समझता हूं कि मैं कभी मिनिस्टर नहीं रहा। एक बार वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में था, तो वो भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। हाँ, ये भी शायद उसी दर्जा है, लेकिन ये भी बहुत भारी है। नंद कुमार साय को पद और सम्मान देकर कांग्रेस ने एक तरफ तो जहां आदिवासी सम्मान का संदेश देने की कोशिश की है, वहीं क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की भी कोशिश की गई है। लेकिन बीजेपी भी उनकी जिम्मेदारी पर सियासत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब चुनाव में साय का कितना फायदा किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।